डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बी केमिस्ट्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है एरिल हैलाइड। हम 11 लेक्चर 12 पढ़ चुके हैं। लेक्चर 13 है एरिल हैलाइड के ऊपर। तो इसमें एरिल हैलाइड की बनाने की विधि और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि एरिल हैलाइड कहते कैसे। देखो, जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजीन या नेफ्थलीन जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन या इसके व्युत्पन्न जैसे नेफ्थलीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा किया जाता है तो प्राप्त यौगिक को एरिल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। तो प्राप्त यौगिक को एरिल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं। एरिल हैलाइडों में हैलोजन जिस कार्बन से बंधित होता है उस कार्बन का संकरण sp2 होता है। देखो, जब ये बीटा हेलोनेफ्थीन है और ये क्या है, हेलोबेंजीन है या एरिल हैलाइड है। इसको हेलोबेंजीन बोलते हैं। इसको बीटा नेफ्थलीन, बीटा हेलोनेफ्थीन, नेफ्थलीन। तो आईयूपीएसी पद्धति में एरिल हैलाइड को बेंजीन का व्युत्पन्न माना जाता है, इसलिए इसको क्योंकि हैलोजन समूह होता है, इसका पूर्ण प्रतिस्थापी के रूप में लगाया जाता है और शेष बचा हुआ है उसका हाइड्रोकार्बन नाम लिखा जाता है, इसलिए इसका आईयूपीएसी नाम हेलोबेंजीन होता है। इधर मैं इसके कुछ आईयूपीएसी नाम लिखता हूं और सामान्य नाम लिखता हूं। सामान्य पद्धति में इसको एरिल हैलाइड के नाम से ही जाना जाता है। तो इधर यहां पर मैं कुछ एक आईयूपीएसी नाम लिखता हूं एरिल हैलाइडों के। इधर ये यौगिक लिए हैं अपन ने, ये इसका सामान्य नाम जनरल नेम, और यहां पर है इसका आईयूपीएसी नाम। इधर ये क्रम संख्या 1 इसका नाम है, सामान्य नाम फेनिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्लोरोबेंजीन, और इसका आईयूपीएसी नाम होगा 1 क्लोरोबेंजीन का 1 क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन। सामान्य नाम भी यही है। या इसको फेनिल क्लोराइड बोल सकते हैं सामान्य नाम के रूप में, पर इसको क्लोरोबेंजीन बोलना हो सकता है। फेनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको। दूसरा, इधर ये Cl और ये Cl, तो एक Cl इसके ऊपर है, एक Cl मेटा पर है, तो इसका सामान्य पद्धति में नाम है मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, जबकि इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम है 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। थर्ड,
बीटा, इधर इसका, इसमें एक को एप्सिलॉन मानेंगे, एक को और उसके सापेक्ष मानते हैं। तो जो बी आर पहले आ रहा है इसको अपन एप्सिलॉन मान लेते हैं, इसको सी एल को मानते हैं बाद में। तो इसका सामान्य नाम होगा पैराक्लोरो ब्रोमोबेंजीन। आईपीसी नाम होगा इसका 1 ब्रोमो, क्योंकि हमारे 1 पर बी आर है, 2 3 4 पर सी एल है। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। इधर नेक्स्ट चलते हैं अपन इसका सामान्य नाम तो BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड मैंने आपके लिए बता दिया है। उसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, देखो इधर नंबरिंग करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक। आईयूपीएसी नाम होगा इसका 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पर जो वलय बन रही है वो सैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड नहीं, इसलिए ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। और ये साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव का बेंजीन की क्रिया जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट के साथ कराते हैं तब ये बनता है BHC। इस प्रकार से इसका सामान्य पद्धति में एरर हैलाइडों का नामकरण कर लिया जाता है, ठीक। इसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एरर हैलाइड, कि एरर हैलाइड बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। मैं यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख रहा हूं। एरर हैलाइड बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि कौन सी है, वो है हैलोजनीकरण। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरर हैलाइड, एरर हैलाइड बनाने की विधि। देखो क्या विधि है एरर हैलाइड बनाने की। देखो जब पहली दे रहा हूं मैं हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण में ले रहा हूं मैं क्लोरीनीकरण। क्या ले रहा हूं, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन, क्लोरीनाइजेशन, क्लोरीनीकरण, ठीक। देखो जब बेंजीन की क्रिया, जब बेंजीन की क्रिया Cl2 के साथ हाइड्रोजन ले पर Cl2 ले सकता हूं, Br2 ले सकता हूं, मैं यहाँ पर I2 नहीं लूंगा। जब बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन जैसे Cl2 Br2 के साथ लुईस अम्ल उत्प्रेरक, जैसे अगर Cl2 ले रहा हूं तो लुईस अम्ल उत्प्रेरक लूंगा, निर्जल AlCl3 या निर्जल FeCl3। यदि मैं Br2 ले रहा हूं तो लुईस अम्ल उत्प्रेरक लूंगा, निर्जल FeBr3 या इधर ElBr3। तो जब किसकी क्लोरोबेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया Cl2 के साथ निर्जल एनहाइड्रस
FeCl3 या AlCl3 कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन का संश्लेषण होता है, ये Cl बन गया और HCl निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को क्लोरीनेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डार्कनेस अंधकार लिया जाता है, भाई क्या लिया जाता है, अंधकार। यदि इसी अभिक्रिया की बेंजीन क्रिया Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करा देते हैं इसी को, तो अपने को BHC का संश्लेषण हो जाता है। इसकी Cl2 क्रिया सनलाइट के साथ करा देते हैं तो ये BHC बन जाती है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक योगात्मक। लेकिन इस जगह पर होती है कौन सी अभिक्रिया, इस जगह पर अभिक्रिया होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इधर जब मैं बेंजीन क्रिया Br2 के साथ लुईस अम्ल उत्प्रेरक FeBr3 निर्जल FeBr3 या AlBr3 की उपस्थिति में कराता हूं तो ये ब्रोमोबेंजीन बनता है, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr निकल जाता है बाहर। इस प्रकार से हेलोजिनेशन, इसको ब्रोमिनेशन है तो अपन ब्रोमोबेंजीन का संश्लेषण कर लेते हैं। यहां पर भी किसकी जरूरत होती है, अंधकार की। ठीक, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि भी मुक्त मूलक एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। मैं इसकी मैकेनिज्म देखता हूं कि मैकेनिज्म क्या है। इधर देखो मैकेनिज्म क्या है इसकी, मैं मैकेनिज्म को बताता हूं इसकी को कि हेलोजिनेशन अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान जो मुक्त मूलक बनता है वो मुक्त मूलक नहीं, इस अभिक्रिया के दौरान जो मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है वो बनता है X+ हेलेनियम आयन। स्टेप फर्स्ट होगा इसमें मैकेनिज्म में, मैं इसकी जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूं क्लोरीनीकरण की। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण वो कैसे होगा, देखो Cl2 की क्रिया मैंने FeCl3 के साथ कराई है तो Cl2 FeCl3 के साथ क्रिया करके देखो एक Cl को यहां से लेगा, ये FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस बना देता है। कैसे, या इसको मैं ऐसा रख सकता हूं, ये Cl इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ले जाए तो ये क्या होगा, Cl माइनस को कौन ले लेगा, FeCl3, ये बना लेगा FeCl4 माइनस और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, Cl पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पॉजिटिव, ये बन गया Cl+। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन वलय पर अटैक करता है तो स्टेप सेकंड होगा अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, E+ का मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, कि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण। बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, कि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण। देखो किस प्रकार से होगा, ये बेंजीन वलय रही, इसकी इस पर Cl+ का अटैक कराएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर सप्लाई होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहां पर होंगे क्योंकि किधर भी सप्लाई कर सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स की मैं। यहां पर ये आइडेंटिकल है बेंजीन, जैसे यहां पर बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी Cl+ का इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। ये इलेक्ट्रॉन फिक्स है बेंजीन
और जबकि क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है Cl+। तो इस पाई बॉन्ड को थोड़ा इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज से Cl+ जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर इसने ये Cl ने बॉन्ड बना लिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, एक और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा। अनुनाद की वजह से जैसे आपको फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की मैकेनिज्म बताई थी, बिल्कुल डिटो ऐसी है इसकी मैकेनिज्म भी। इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगे तो पॉजिटिव चार्ज की जरूरत उच्च होती है, उच्च होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर पाई बंद के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की ओर जाते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है, ये Cl। देन फिर उसके बाद ये इस पाई के इस बंद के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को जाएंगे, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये पॉजिटिव चार्ज और इधर ये Cl। इन तीनों को मिलाकर के एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है जिसको बोलते हैं अनुनादी संकर, जिसको ये रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस प्रकार से इन तीनों अनुनादी संरचनाओं के मिलकर के बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर। तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड का दूसरा नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इसी का है एरेनियम आयन कॉम्प्लेक्स। देन स्टेप सेकंड हो गया, ये आपको फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बता दिया था। स्टेप थर्ड में क्या होगा, एरोमेटाइजेशन, इसका एरोमेटिकरण। तो देखो यहाँ पर इसलिए कार्बन का संगठन कौन सा है, sp3, यहाँ पर इस कार्बन का संगठन sp3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस चेक करते हैं कार्बन की 1 2, एक क्लोरीन से हो गई 3, तो एक यहाँ पर क्या H प्रेजेंट है, वो H को मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूं, ये H यहाँ पर प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इधर देता है, एरोमेटाइजेशन हो जाता है। स्टेप थर्ड होगा एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिकरण, ये H+ यहां से निकल जाता है इधर, ये H+ निकल गया, ठीक, और ये Cl रहा, क्लोरोबेंजीन बन गई, क्लोरोबेंजीन। देन स्टेप फोर्थ के अंदर H+ लेट FeCl4 माइनस, H+ FeCl4 के साथ क्रिया करता है, इस Cl को माइनस को H+ लेकर के ये HCl बना देता है, और FeCl3 जो कैटलिस्ट यूज हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन वो अलग हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग एलोजिनेशन अभिक्रिया की क्रियाविधि की स्टडी कर लेते हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूं। स्टेप फर्स्ट होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। वो कैसे होगा, Cl2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, लुईस और उत्प्रेरक FeCl3 या AlCl3 के साथ, ये Cl- को लेगा, इस Cl2 में जो बंध प्रेजेंट है कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध, इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, विस्मांस विखंडन जिसको बोलते हैं। इसके बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक Cl ले जाता है, Cl नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव को FeCl3 लेगा, FeCl4 माइनस बनाएगा, दूसरा Cl+ बन जाता है, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ये बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है, तो स्टेप सेकंड होगा अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन वलय आइडेंटिकल है, तो इसमें बेंजीन वलय पर ये Cl+ किसी भी जगह अटैक कर सकता है। ये Cl+ ने अटैक किया इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि बेंजीन वलय स्वयं न्यूक्लियोफाइल है और Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे अटैक करता है तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई होंगी,
इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव से Cl प्लस जुड़ जाता है, ये जुड़ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका कॉन्जुगेशन हो जाता है संयुग्मन। ठीक, देन इलेक्ट्रॉन सप्लाई, यहाँ पर संयुग्मन होगा तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, अनुनाद की पॉजिटिव चार्ज एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के, अर्थात पॉजिटिव चार्ज का द्विबंध के साथ कॉन्जुगेशन है, संयुग्मन है। इस वजह से इसके अंदर रेजोनेंस मिलेगा। तो रेजोनेंस की वजह से इसकी तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों नई संस्थाओं से मिलकर के रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ द्विबंध का संयुग्मन है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर आ जाएगा। देन इधर इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर आता है। इस प्रकार ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज, बी स्थानीकृत रहता है बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा, एरोमेटिकरण हो गया, ये H प्लस निष्कासित होगा, H प्लस निकलने वाला H प्लस को FeCl4 माइनस के साथ रिएक्ट करके HCl और FeCl3 जो कैटलिस्ट है उसको अलग कर देता है। ये अभिक्रिया कौन सी है, एलोनीकरण, और ये अंधकार में संपन्न होती है। और इस अभिक्रिया के दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है वो Cl प्लस बनेगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। जो ये अभिक्रिया एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि के द्वारा इसकी संपन्न होती है, ये कहलाती है ARSC, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, देन नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी एलएलआर बनाने की, अगली विधियों में आती है। मैंने आपको सबसे पहले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए थे उसमें मैंने आपको एक विधि बताई थी, गाटरमान और गोल्जी सीमान अभिक्रिया और सैंडमेयर, वो भी एलएलआर बनाने की विधि है। अगली है हुंस डेकर अभिक्रिया, हुंस डेकर अभिक्रिया से अपन हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। ठीक है, दूसरी है हुंस डेकर रिएक्शन। देखो, जब बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण, ये बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण है, सिल्वर बेंजोएट, यह सिल्वर बेंजोएट, जब सिल्वर बेंजोएट की क्रिया Br2 के साथ कराते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्लैक के अंदर, तो देन यहां बी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया होगी, ब्रोमो बेंजीन का संश्लेषण होगा, CO2R और Ag Br बाहर निकल जाता है, ये ब्रोमो बेंजीन बन गई। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्लैक में Br2 के साथ कराई जाती है तो ब्रोमो बेंजीन का संश्लेषण होता है और यहाँ पर CO2 गैस बाहर निकल जाती है और AgBr का संश्लेषण बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। यह अभिक्रिया हुंस डेकर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो मैंने हुंस डेकर अभिक्रिया, जब मैंने हेलो जो बताया था, क्या एल्किल एल्डिहाइडों का प्रिपरेशन बताया था, तो उस टाइम पर हुंस डेकर की मैकेनिज्म आपको मैंने कंफर्म बताई है। उस लेक्चर जिसके अंदर मैंने हुंस डेकर अभिक्रिया निम्न रिएक्शंस कराई है उसके अंदर मैकेनिज्म्स को देख लेना। ठीक, अगली रिएक्शन है क्या, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है गाटरमान रिएक्शन। देखो गाटरमान रिएक्शन क्या है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की क्रिया, ये बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड रहा, इसकी क्रिया कॉपर फर्स्ट की प्रेजेंस में, Cu फर्स्ट की प्रेजेंस में, Cu फर्स्ट की प्रेजेंस में HCl के साथ या HBr के साथ कराते हैं। तो Cu फर्स्ट की प्रेजेंस यहाँ पर CuCl2 हो गया, ये Cu फर्स्ट के रूप में HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और Cu फर्स्ट की प्रेजेंस में Cu2Br2, ये Cu फर्स्ट हो गया, HBr के साथ कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। कैसे बनेगा, यहाँ पर
ये Cl माइनस इधर सुनना, ये X प्लस बाहर निकलेगा, X प्लस ये H प्लस को लेकर के HX के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो जब बेंजीन डाई एजोनियम लवण, यह बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड, इसकी क्रिया कॉपर फर्स्ट की उपस्थिति में HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का संश्लेषण होता है, और HBr के साथ कराते हैं तो ब्रोमो बेंजीन का संश्लेषण होता है। यह अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। संश्लेषण कैसे होगा? ये X माइनस इस H प्लस को लेगा, HX के रूप में बाहर निकल जाता है। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये N प्लस ले जाता है और इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, उदासीनीकरण, N प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के N2 के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये यहाँ पर इस फेनल कार्ब कैटायन बनेगा C6H5 पॉजिटिव, इस पर Cl माइनस ये अटैक करता है, ये Cl माइनस एज न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन का संश्लेषण हो जाता है, ये क्लोरोबेंजीन। इधर उसके बाद जब HBr के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर Cl ने अटैक किया, Cl माइनस ने, इस जगह पर कौन अटैक करेगा? Br माइनस, ये H प्लस X माइनस को लेकर के HX के रूप में बाहर निकल जाएगा। इधर N2 प्लस है, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के N2 न्यूट्रल के रूप में बाहर निकल जाता है इधर, और ये ब्रोमो बेंजीन का संश्लेषण हो जाता है। Br माइनस यहाँ से अटैक करेगा, ये ब्रोमो बेंजीन का संश्लेषण हो जाता है, ब्रोमो बेंजीन। अगली रिएक्शन आती है गाटरमान के बाद सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या, सॉरी सैंडमेयर में क्या होगा उसको बता देता हूं आपके लिए। इधर ये रिएक्शन फोर्थ सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर में क्या होगा कि जब बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं, या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया या बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड ले लूं मैं X माइनस, इसकी क्रिया किसके साथ कराएं? सॉरी कॉपर फर्स्ट नहीं लेकर के यहाँ पर गाटरमान अभिक्रिया के अंदर, याद रखना गाटरमान अभिक्रिया में कॉपर, ये अभिक्रिया मैंने यहाँ पर गाटरमान लिखी है ना, ये गाटरमान नहीं है, ये अभिक्रिया यहाँ पर, सॉरी ये अभिक्रिया सैंडमेयर में कॉपर फर्स्ट लिया जाता है, जबकि गाटरमान में कॉपर पाउडर लिया जाता है। याद रखना यहाँ पर ये रिएक्शन, सॉरी ये सैंडमेयर, जब बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की क्रिया कॉपर फर्स्ट की प्रेजेंस में HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन, CuCl2 में कॉपर फर्स्ट होगा। जब कॉपर फर्स्ट की प्रेजेंस में HBr के साथ कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन का संश्लेषण होता है, अब क्रिया सैंडमेयर क्रिया होगी। लेकिन इसी जगह पर अपन कॉपर पाउडर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कॉपर पाउडर, Cu पाउडर। कॉपर फर्स्ट नहीं लेते हैं और HCl या HBr के साथ क्रिया कराते हैं तो अब क्रिया जानी जाती है गाटरमान अभिक्रिया के नाम से। यह अभिक्रिया हो गई फोर्थ रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। कुछ नहीं करना, यह है गाटरमान। कि जब बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की क्रिया कॉपर पाउडर की उपस्थिति में HCl के साथ कराते हैं, बिल्कुल सेम कैसी रिएक्शन है, सैंडमेयर जैसी रिएक्शन है, तो क्लोरोबेंजीन का संश्लेषण होगा। कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन का संश्लेषण होता है। यह क्रिया सैंडमेयर जैसी है, लेकिन फर्क क्या है, वहां पर सैंडमेयर में कॉपर फर्स्ट लेते हैं और यहाँ पर कॉपर पाउडर लेते हैं, दोनों क्रिया सेम है। तो इस प्रकार से यह क्रिया पूर्ण होती है। देन अगली रिएक्शन है बॉल्जी सीमान अभिक्रिया, जिसको मैं बताता हूं, उससे फ्लोरोबेंजीन का संश्लेषण किया जाता है। किस प्रकार से फ्लोरोबेंजीन का संश्लेषण करते हैं, इधर देखो। नेक्स्ट 6 रिएक्शन है फिफ्थ, बॉल्जी सीमान अभिक्रिया। बॉल्जी सीमान रिएक्शन, इसमें क्या होगा
कि बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की क्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराते हैं HBF4 के साथ, तो H प्लस और ये X माइनस, ये HX के रूप में बाहर निकल जाएगा H प्लस और BF4 माइनस, और ये बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोराइड N2 प्लस और BF4 माइनस। बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, इस बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का जब अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में अपघटन कराते हैं तो इधर सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में अपघटन कराएंगे तो ये फ्लोरोबेंजीन का संश्लेषण होगा और ये BF3 बाहर निकल जाएगा और इधर ये N2 बाहर निकल जाएगा, या इसको हीट करते हैं तब भी क्या बनता है फ्लोरोबेंजीन, ये F माइनस सप्लाई करेगा, F माइनस अटैक करेगा फेनल कार्बोकेटाइन पर, ये N2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगा और BF3 बाहर निकल जाती है। ये फ्लोरोबेंजीन का संश्लेषण हो गया और यह क्रिया कहलाती है कौन सी, यह क्रिया कहलाती है बॉयसी मानव क्रिया। नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि बेंजल क्लोराइड का संश्लेषण कैसे करते हैं उसको बताता हूं कि जब टॉलुइन या किसी अन्य हाइड्रोकार्बन की क्रिया Cl2 या Br2, गौर से सुनना कि अगला यह पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण से, पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण से, देखो पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण कैसे होगा। देखो बेंजीन वलय के बगल में जो शाखा छठी होती है वो कहलाती है पार्श्व श्रृंखला, ये बेंजीन वलय रही, ये CH3 टॉलुइन, ये पार्श्व श्रृंखला है इसके अंदर, ये एथिल बेंजीन, ये CH2, ये CH3, ये एथिल बेंजीन। जब टॉलुइन की क्रिया किसके साथ कराते हैं Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब टॉलुइन की क्रिया या किसी अन्य हाइड्रोकार्बन की क्रिया हेलोजन और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएं, Cl2 या सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं, या यहां पर मैं Br2 ले लूं या Cl2 भी ले सकता हूं, सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहां पर क्लोरीनीकरण होगा और इस जगह पर ब्रोमीनीकरण होता है। तो पार्श्व श्रृंखला में जब अपन Cl2 या Br2 और सनलाइट लेते हैं तो हेलोजनीकरण या तो बेंजीन वलय में होता है या पार्श्व श्रृंखला में होता है। जब बेंजीन वलय में पार्श्व श्रृंखला मौजूद होती है, जब पार्श्व श्रृंखला मौजूद नहीं होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर बेंजीन वलय के पर हेलोजनीकरण होगा और क्या किसकी प्राप्ति होगी BHC की, अगर Cl2 लेंगे तो। लेकिन यदि पार्श्व श्रृंखला मौजूद है तो ऐसी स्थिति के अंदर इसकी क्रिया Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं, Br2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं तो इस अपक्रिया की क्रिया विधि मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। आप याद रखना पार्श्व श्रृंखला अगर कंपाउंड के अंदर मौजूद है तो क्लोरीनीकरण कौमा ब्रोमीनीकरण हमेशा बेंजालिक स्थिति पर होगा। बेंजालिक अगर है तो बेंजालिक में होगा या एलाइलिक स्थिति में होता है और अपने को उत्पाद के रूप में बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल ब्रोमाइड की प्राप्ति होगी। क्यों होता है? क्योंकि जो बेंजाइल मुक्तमूलक बनेगा उसका स्थायित्व उच्च होगा, यहाँ पर बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर भी बेंजाइलिक हमेशा क्लोरीनीकरण को ब्रोमीनीकरण बेंजाइलिक या एलाइलिक स्थिति पर होता है
और sp3 संकृत कार्बन परमाणु पर होता है। तो आपको ये ट्राई करना पड़ेगा इस यौगिक के अंदर बेंजालिक पोजीशन कौन सी है। ये बेंजालिक पोजीशन है, ये भी बेंजालिक पोजीशन है, ठीक। तो अपने को यहाँ पर ये Cl लगा देते हैं, इधर ये Cl लगा दिया, CH2 और ये Cl और HCl निकल गया बाहर। इधर यहाँ पर क्या लगा दिया Br, ये CH CH3 और ये Br और ये HBr निकल गया। यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर में बहुत से अगला स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि एक से अधिक बेंजालिक स्थितियां होती हैं तो क्लोरीनीकरण किस बेंजालिक और किस एलाइलिक पर कराया जाता है। देखो इधर, यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर एक से अधिक बेंजालिक स्थितियां होती हैं तो यहाँ पर एक बेंजालिक स्थिति बन रही है, बेंजीन बले के 5 में मदद पहला कार्बन जिसका की संख्या sp3 है, ये बेंजालिक पोजीशन है। ये बेंजीन बले के 5 में मदद पहला कार्बन ये रहा, इसका भी संख्या sp3 है। ये पोजीशन बन रही है बेंजालिक कि जब एक से अधिक बेंजालिक स्थितियां होती हैं तो उस बेंजालिक पर क्लोरीनीकरण का ब्रोमीनीकरण होगा जिस पर कि नंबर ऑफ अल्फा H अधिक होते हैं। इधर इस पर देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ अल्फा H कितने हैं भाई। ये बेंजालिक पोजीशन, इस बेंजालिक के पास वाला कार्बन कौन सा sp3 संकृत। इस बेंजालिक को मैं बात कर दिया कि इस बेंजालिक के पास वाला कार्बन एक तो ये रहा एडजॉइंट कार्बन और एक ये वाला रहा। तो बेंजालिक पोजीशन है, इसके पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन रहा। इस बेंजालिक के पास कोई कार्बन है क्या, sp3 संकृत नहीं है, इस कार्बन का भी संख्या sp3 है। इस कार्बन का ये बेंजालिक पोजीशन है, इसके पास कोई एडजॉइंट कार्बन ही नहीं है जिसका की संख्या sp3 हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा H 0 है, जबकि इस बेंजालिक पर नंबर ऑफ अल्फा H कितने 3 अल्फा H है। क्यों होगा कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर एक से अधिक बेंजालिक स्थिति है तो उस बेंजालिक पर क्लोरीनीकरण को ब्रोमीनीकरण होता है जिस पर नंबर ऑफ अल्फा H अधिक होते हैं। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बेंजालिक रेडिकल बनेगा इधर से रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, बेंजीन बले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे स्टेबलाइज होगा और इधर जो 3 अल्फा H प्रेजेंट है इनका प्लस H इफेक्ट लगेगा, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है। इस वजह से इस रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर रेडिकल बनता है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसी कारण से कि उस बेंजालिक पर या उस एलाइलिक पर क्या होगा क्लोरीनीकरण जिस पर कि नंबर ऑफ अल्फा H अधिक होंगे तो Cl इस जगह पर घटता है। ये Cl और ये CH। यदि मैं वो लेता हूं एलाइलिक वाला केस दूं तो आप याद रखना Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजनीकरण होगा, क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण किससे होगा, वो होता है sp3 संकृत कार्बन परमाणु पर और बेंजालिक या एलाइलिक स्थिति पर। ये अगला एग्जांपल लिया मैंने, इसकी क्रिया Cl2 के साथ कराऊं सनलाइट की प्रेजेंस में तो किस जगह पर होगा, Cl2 की क्रिया सनलाइट के साथ कराऊंगा तो इसमें होगा एलाइलिक पर। एलाइलिक कार्बन कौन सा, ये वाला, क्योंकि हमेशा sp3 संकृत कार्बन पर होगा या एलाइलिक पर होगा या किस पर होगा, बेंजालिक पर होगा या कीटोन की अल्फा स्थिति पर होता है, लेकिन कीटोन है नहीं यहाँ पर। ये CH2, ये Cl, ये CH डबल बॉन्ड CH2। अगर किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर एक से अधिक एलाइलिक होती हैं, इधर मैं पढ़ा रहा हूं, ये रहा एग्जांपल, इधर CH3 देखो, इधर ये एलाइलिक द्विबंध के से बंधित अगला कार्बन ये रहा, इसका संगठन क्या है sp3, ये एलाइलिक, और इधर द्विबंध से बंधित अगला कार्बन ये रहा, ये एलाइलिक, दोनों एलाइलिक हैं। अब किस एलाइलिक में Cl2 का समावेश हो, मैं Cl2 या Br2 के साथ क्रिया करा दूं सनलाइट की प्रेजेंस में तो यहाँ पर किस जगह पर ब्रोमीन का समावेश होता है। तो उस यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर एक से अधिक Br2 और सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीनीकरण होगा, Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनीकरण होगा। तो किस कार्बन पर ब्रोमीनीकरण या क्लोरीनीकरण होगा, यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर एक से अधिक एलाइलिक स्थितियां होती हैं तो उस एलाइलिक पर ब्रोमीनीकरण को क्लोरीनीकरण होता है जिस पर कि नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा होते हैं। तो इस एलाइलिक के पास वाला एडजॉइंट कार्बन ये अल्फा, इसके पास वाला ये अल्फा, अल्फा1 उसी कार्बन को चेक करते हैं जिसका की संख्या sp3 होना चाहिए। गौर से बोल रहा हूं, सुन लीजिए कि एलाइलिक के एडजॉइंट कार्बन है वो अल्फा कहलाएगा, लेकिन उसका संकरण sp3 होना चाहिए, तभी उस पर इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। अगर sp2 संकरण है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगेगा।
यहाँ पर नंबर ऑफ एल्फा कितने हैं 3 और 2 5 अल्फा एच, और यहाँ पर अल्फा एच कितने हैं ये एलाइलिक इसके पास वाला कार्बन ये अल्फा, तो यहाँ पर 2 अल्फा एच है, यहाँ इधर 3 2 7 अल्फा एच है। तो इस एलाइलिक पर इधर ब्रोमीन का समावेश हो जाता है और अपने को प्रोडक्ट के रूप में ये मिल जाएगा, ये Br ये CH3। आप याद रखना HBr अलग हो जाएगा, यहाँ पर HCl अलग हो जाता है। यदि मैं NBS N ब्रोमो सक्सिनिमाइड कराता हूं, यदि इसकी क्रिया मैं यहाँ पर NBS के साथ कराऊं, या मैं ये ले लूं Br2 सनलाइट नहीं लूं और NBS के साथ कराता हूं रिएक्शन, तो NBS क्या होता है बेटाओ, NBS होता है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ये इसकी संरचना, ये NBS की संरचना है। N ब्रोमो, N पर नाइट्रोजन पर ब्रोमीन है, सक्सिनिमाइड। तो N ब्रोमो सक्सिनिमाइड की क्रिया जब अपन किसी भी हाइड्रोकार्बन से कराते हैं तो याद रखना NBS से ब्रोमीनीकरण होगा, मैं बोल रहा हूं NBS से ब्रोमीनीकरण होगा, और ब्रोमीनीकरण किस कार्बन पर होगा, याद रखना, स्टेटमेंट को नोट कर लेना कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि कई बार इसमें एम्स में और नीट के अंदर ओलंपियाड KVPS और IIT मेंस के अंदर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं NBS से। तो याद रखना NBS ब्रोमीनीकरण करता है, ब्रोमीनीकरण की स्थिति क्या होगी, ब्रोमीनीकरण या तो करता है एलाइलिक स्थिति पर या करता है बेंजाइल स्थिति पर और या करता है कीटोन की अल्फा स्थिति पर, कीटोन की अल्फा पोजीशन। तो ये NBS से ब्रोमीनीकरण होगा एलाइलिक पर, बेंजाइलिक पर या कीटोन की अल्फा स्थिति पर, हमेशा ब्रोमीनीकरण होगा। तो NBS से कराऊंगा तो यहां पर Br जुड़ेगा, Br2 और सनलाइट और NBS दोनों का रोल प्ले सेम होगा। NBS से भी इसकी क्रियाविधि मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर एक से अधिक एलाइलिक होंगी तो उस एलाइलिक पर NBS से ब्रोमीनीकरण होगा जिस पर नंबर ऑफ एल्फा एच ज्यादा होंगे। जैसा रोल प्ले Cl2 और सनलाइट का है वो वैसा ही कैसा होगा NBS का, ठीक वैसा ही NCS का होगा। अगर यहां पर मैं Cl लगा देता हूं तो इसका नाम क्या होगा NCS, N क्लोरोसक्सिनिमाइड, NCS N क्लोरोसक्सिनिमाइड। तो जो रोल प्ले Cl2 और सनलाइट का है वही NCS का होगा, ठीक है ना। इधर मैं एग्जांपल्स देता हूं, जब मैं NBS की क्रिया NBS के एग्जांपल्स देता हूं, इस NBS के साथ की क्रिया भी जो क्रिया है उस क्रियाविधि में मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होगी। ये लिया मैंने टॉलरेंट, सॉरी ये ले लिया मैंने, इसकी क्रिया NBS के साथ कराई N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, तो ब्रोमीनीकरण होगा, ब्रोमीनीकरण किस जगह पर होगा, इस बेंजाइलिक पर या इस बेंजाइलिक पर। देखो इस बेंजाइलिक पर अल्फा एच 0 है और इस बेंजाइलिक पर अल्फा एच कितने 3 अल्फा एच है, इस बेंजाइलिक के पास वाला कार्बन ये अल्फा। तो इधर ब्रोमीन किस जगह पर जुड़ेगी, उस बेंजाइलिक पर जुड़ती है जिस पर नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होंगे, तो ये CH, ये Br और ये CH3। अगर किसी बच्चे को बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन देखना नहीं आता तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने आपके लिए स्टार्टिंग की क्लास में बेंजाइलिक और एलाइलिक को देखना बताया है, तो आप उसको वीडियो लेक्चर फर्स्ट या सेकंड के अंदर एरल में एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन के देखने के लिए इस प्रकार से देखते हैं, देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट ये अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन एरल हैलाइड ये होता है समाप्त। इसमें अपने को आती है कि इस कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति कि एरल हैलाइड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बंध कैसा होता है। तो देखना कि एरल हैलाइड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बंध कैसा होता है, ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। मैं समझा देता हूं कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति को। नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एरल हैलाइड।
देखो ये एरियल हैलाइड लिया, एरियल हैलाइड में कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन का संकरण क्या है, sp2 संकरण है। देखो कार्बन की विदुरणता और हेलोजन की विदुरणता इन दोनों में अंतर है। विदुरणता किसकी उच्च है, कार्बन की उच्च है। इस वजह से कार्बन पर आंशिक ऋणावेश और हेलोजन का इस पर आंशिक धनावेश आता है। कार्बन पर आंशिक धनावेश और हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश, क्योंकि हेलोजन की विदुरणता उच्च है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी En ऑफ x इज ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा है, तो इस पर इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हेलोजन लेगा तो इस पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आता है। ठीक, पहली कि इस वजह मैं कहूं कि इसकी बंध की प्रवृत्ति ध्रुवीय होती है। अब मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, कार्बन और हेलोजन जो बंध है वो एकल बंध है। कैसा है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसके अंदर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ इसके अंदर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स क्या होंगे कि इसके अंदर लोन पेयर का जो हेलोजन पर लोन पेयर उपस्थित है हैलाइड में, इस लोन पेयर का द्विबंध के साथ संयुग्मन होता है और द्विबंध के साथ संयुग्मन होने के कारण मैं कहूंगा कि लोन पेयर द्विबंध के साथ संयुग्मन है। इस द्विबंध के साथ संयुग्मन होने के कारण इसमें अनुनाद मिलता है और अनुनाद की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी प्रवृत्ति पार्सली कैसी होती है, डबल बॉन्ड के जैसी होती है। और कार्बन हेलोजन जो एकल बंध लंबाई है वो कैसी जाती है, घट जाती है। किस वजह से, अनुनाद की वजह से। तो अनुनाद के कारण एरियल हैलाइडों में कार्बन हेलोजन बंध की लंबाई कम हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर द्विबंध लक्षण आते हैं, किसके द्वारा, अनुनाद के द्वारा। तो इसके अनुनादी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगी कि लोन पेयर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो द्विबंध के साथ अनुनाद में है। लोन पेयर एकल बॉन्ड और द्विबंध, तो इसका लोन पेयर का द्विबंध के साथ संयुग्मन होते हैं करेंगे लोग। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर आएंगे भाई, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर मूव करते हैं, डबल बॉन्ड की ओर मूव करते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर मूव करेंगे। तो इधर इस पर कौन सा चार्ज आएगा भाई, हेलोजन से इलेक्ट्रॉन्स गए तो हेलोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के रूप में और मौजूद हैं, दो लोन पेयर मौजूद है। देन इस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पाई बंध इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर आए। नेगेटिव चार्ज और इधर द्विबंध इसका संयुग्मन हो गया, यहाँ पर रेजोनेंस मिलेगा, नेगेटिव चार्ज एकल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड। इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सप्लाई होते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सप्लाई होते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की विद्युतता क्या होगी, कम। इधर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये एक्स इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर, देन नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव का द्विबंध के साथ संयुग्मन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सप्लाई होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर सप्लाई होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, ये एक्स प्लस, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन से इधर गए, ये एक्स, ये लोन पेयर वापस से आ गए। देखो ये लोन पेयर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स टूटा है, ये वापस से आ गए। ठीक, तो इस प्रकार से इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इसकी ये 5 अनुनादी संरचनाएं बन गई। इन 5 अनुनादी संरचनाओं में से 3 अनुनादी संरचनाओं में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में द्विबंध गुण आ रहे हैं। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि एरियल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन बंध ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन बंध की जो एकल बंध है, इस बंध की लंबाई क्या होगी, इस बंध की लंबाई, कार्बन एकल बंध की लंबाई, कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध की लंबाई कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनुनाद के माध्यम से कार्बन हाइड्रोजन द्विबंध गुणा जाते हैं और अनुनाद की वजह से ही कार्बन हाइड्रोजन बंध की लंबाई कम हो जाती है। इसमें एरोमेटिक, ये इधर कई बार ये प्रश्न आता है क्या कि एल्किल हैलाइड है, वो एल्किल हैलाइड एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया सुगमता पूर्वक देते हैं। प्रश्न को सुनना गौर से कि ये एल्किल हैलाइड रहे, ये एल्किल हैलाइड लिया मैंने और ये एरिल हैलाइड रहे कि एरिल हैलाइडों के अंदर एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। गौर से सुनना प्रश्न को कि एरिल हैलाइड एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया सुगमता पूर्वक नहीं देते हैं, जबकि एल्किल हैलाइड नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया सुगमता पूर्वक देते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूं कि एरिल हैलाइडों के अंदर नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया सुगमता पूर्वक संपन्न नहीं होती, जबकि एल्किल हैलाइड नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया सुगमता पूर्वक देते हैं। या मैं ऐसे कह दूं कि एल्किल हैलाइडों की नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की तुलना में उच्च होती है। ऐसा क्यों? उत्तर की कारण से व्याख्या कीजिए। तो इधर देखना, एल्किल हैलाइड के अंदर हैलोजन जिस कार्बन से बंधित होता है उस कार्बन का संकरण sp3 होता है, जबकि एरिल हैलाइड के अंदर हैलोजन जिस कार्बन से बंधित होता है उस कार्बन का संकरण sp2 होता है। याद रखना, पहला पॉइंट है कि एल्किल हैलाइड के अंदर हैलोजन जिस कार्बन से बंधित है उसका संकरण sp3 है, जबकि एरिल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से बंधित है उस कार्बन का संकरण sp2 है। हम जानते हैं कि sp2 संकृत कार्बन की विद्युन्नता sp3 संकृत की तुलना में क्या होती है? उच्च, क्योंकि sp2 संकृत कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और sp3 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा है कि लोन पेयर जहां पर मौजूद हैं इस हैलोजन में भी है कि एल्किल हैलाइडों के अंदर जो हैलोजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ये अनुनाद में नहीं है, जबकि एरिल हैलाइड के अंदर जो हैलोजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है, एरिल हैलाइड के अंदर हैलोजन पर जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद हैं ये द्विबंध के साथ अनुनाद में होते हैं। द्विबंध के साथ किसमें होते हैं? अनुनाद में। ठीक, अनुनाद की वजह से इसमें कार्बन हैलोजन जो बंध है उसमें द्विबंध गुण आते हैं और इस द्विबंध गुण के कारण हैलोजन का निष्कासन किसी नाविक स्नेही के द्वारा, हैलोजन का निष्कासन किसी नाविक स्नेही के द्वारा एरिल हैलाइड में सुगमता पूर्वक नहीं होता है, जबकि इसमें अनुनाद नहीं हुआ। एल्किल हैलाइड के अंदर एल्किल हैलाइड में अनुनाद नहीं होता है, इसके कारण इसमें कार्बन हैलोजन द्विबंध गुण नहीं आएंगे और हैलोजन का प्रतिस्थापन किसी नाविक स्नेही के द्वारा सुगमता पूर्वक हो जाता है। इसीलिए एरिल हैलाइडों के अंदर नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता उच्च होगी। ये एरिल हैलाइड है, सॉरी, इसीलिए एल्किल हैलाइड के अंदर नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया उच्च होगी किसकी तुलना में? एरिल हैलाइड की तुलना में। पहला रीजन क्या है कि पहला रीजन इसके अंदर sp2 संकृत कार्बन से बंधित है हैलोजन, इसमें sp3 से बंधित है। दूसरा रीजन क्या है? इसमें अनुनाद एरिल हैलाइड और कौन सा? ये तो एरिल हैलाइड और ये है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में अनुनाद नहीं पाया जाता है, हैलोजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, और जबकि इसमें अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद की वजह से एरिल हैलाइड के अंदर कार्बन हैलोजन द्विबंध गुण आ जाएंगे, जबकि इसमें कार्बन हैलोजन द्विबंध गुण नहीं आते। और द्विबंध के कारण इसमें हैलोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? हैलोजन का प्रतिस्थापन किसी नाविक स्नेही के द्वारा सुगमता पूर्वक नहीं होता है, जबकि एलिफेटिक एल्किल हैलाइड में आसानी से हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये इसकी रिएक्टिविटी के सवाल होते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आपसे ये पूछ ले रिएक्टिविटी के ऊपर ही कि एक तो ले आपसे एल्किल हैलाइड और एक ले आपको ये कह दे कि नीचे दी गई यौगिकों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रति क्रियाशीलता
क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखो। देखो एक तो लिया आपको क्या, ये ले लिया बेंजिल हैलाइड, एक क्या ले एल्किल हैलाइड, ठीक, और एक क्या ले एरिड हैलाइड। चल दोनों में पूछे आपसे कि बेंजिल हैलाइड में से, बेंजिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में कौन मोर रिएक्टिव है किसके प्रति। इन दोनों में तुलना कर ली अपन ने, एल्किल हैलाइड में ये एल्किल हैलाइड और ये एरिड हैलाइड, इन दोनों में तुलना कर ली। लेकिन अब आपसे पूछ ले कि बेंजिल हैलाइड तो ये लिया मैंने, और ये क्या है एल्किल हैलाइड, कि बेंजिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में से कौन मोर रिएक्टिव होगा नाभिक स्नेह के प्रति। तो मैं कह रहा हूं कि बेंजिल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है किसकी तुलना में, एल्किल हैलाइड के प्रति की तुलना में, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति। इसका रीजन क्या है, नंबर एक, पहला रीजन देखो कि इसमें भी हैलोजन sp3 संगत कार्बन से बनते हैं, इसमें भी हैलोजन sp3 संगत कार्बन से बनते हैं, दोनों के अंदर पहला रीजन नहीं लगता। दूसरा हैलोजन पर जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, और इसमें भी हैलोजन पर जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इसके पाइबंद के साथ अनुनाद में है क्या, नहीं है, इसके अंदर ही पाइबंद के साथ अनुनाद में नहीं है, दूसरा रीजन भी नहीं लगता है। तो रीजन क्या होगा, रीजन इसके अंदर होगा कि बेंजिल हैलाइड से X जब निकलता है X माइनस, ये रहा रीजन, परफेक्ट रीजन बता रहा हूं आपके लिए कि बेंजिल हैलाइड से X माइनस निकलता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के X माइनस निकलेगा, तो बेंजालिक कार्बोकैटायन बनेगा। गौर से सुनना भाई, ये बनेगा बेंजालिक कार्बोकैटायन। जबकि इससे X माइनस निकलेगा तो बनेगा एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलिफेटिक कार्बोकैटायन पॉजिटिव। इससे एलिफेटिक कार्बोकैटायन बनेगा, हैलोजन निकलेगा, तो इससे यहां पर बेंजालिक कार्बोकैटायन बनेगा, ये बेंजालिक कार्बोकैटायन, बेंजालिक कार्बोकैटायन। इस बनने वाले बेंजालिक कार्बोकैटायन के अंदर, गौर से सुनना, इस बनने वाले बेंजालिक कार्बोकैटायन के अंदर अनुनाद, इस बनने वाले बेंजालिक कार्बोकैटायन के अंदर अनुनाद होता है, जबकि इस एलाइलिक कार्बोकैटायन, सॉरी, जबकि इस एलिफेटिक कार्बोकैटायन के अंदर, एलिक कार्बोकैटायन के अंदर अनुनाद नहीं होता है। देखो इस एल्किल कार्बोकैटायन के अंदर अनुनाद नहीं है, जबकि इस बेंजालिक कार्बोकैटायन के अंदर अनुनाद है। कैसे अनुनाद है, ये पॉजिटिव चार्ज फिर एकल बंध फिर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, तो इस पाइबंद के इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये CH2, इस पाइबंद के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, ये नेगेटिव आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बन गया, यहाँ पर तीर के चिन्ह की पूंछ है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, इसका कॉन्जुगेशन हो गया द्विबंध का धनावेश के साथ में, ये पाइबंध के इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, तो मैं इसको इधर से मिटा रहा हूं थोड़ा सा, इधर, तो स्थिति क्या होगी भाई, शायद ये स्थिति हो जाएगी, इधर पाई बॉन्ड बना गया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड यहां पर मौजूद है ही, इधर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से यहां पर शिफ्ट है, पॉजिटिव यहां पर आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां पॉजिटिव चार्ज फिर एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज की विद्युतता ज्यादा है, इस पाइबंध के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट होंगे, जैसे यहां पर शिफ्ट होंगे तो इधर ये डबल बॉन्ड यहां पर ऑलरेडी मौजूद है, ये डबल बॉन्ड पाइबंध के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो डबल बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, ये डबल बॉन्ड। देन अगली बार क्या होगा, उसके बाद में नेक्स्ट इधर इस पाइबंध के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, वापस से बेंजालिक कार्बोकैटायन बन गया, ये बन गया। तो बेंजालिक बनने इस बेंजालिक कार्बोकैटायन के अंदर अनुनाद मिलता है, जबकि एलिफेटिक
कार्बोकैटायन के अंदर अनुनाद नहीं मिलता है। इसी कारण से मैं कह सकता हूं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता है वो बेंजालिक हैलाइड को चूही किसकी तुलना में, एलिफेटिक एल्किल हैलाइड की तुलना में। रीजन क्या है, मैं वापस रिपीट करता हूं कि एलिफेटिक कार्ब एल्किल हैलाइड से X माइनस निकलेगा तो एलिफेटिक कार्बोकैटायन बनेगा एल्किल कार्बोकैटायन, जबकि बेंजिल हैलाइड से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बेंजिल हैलाइड है तो इससे क्या बनेगा, बेंजालिक कार्बोकैटायन। बनने वाले बेंजालिक कार्बोकैटायन के अंदर अनुनाद है जबकि एल्किल कार्बोकैटायन के अंदर अनुनाद नहीं। अनुनाद कैसे कि पॉजिटिव चार्ज एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कि इस तनावेश का द्विबंध के साथ संयुग्मन है, संयुग्मन की वजह से अनुनाद है। अनुनाद के कारण इससे एक उच्च स्थायी मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनना है, जबकि यहाँ पर इस उच्च स्थायी मध्यवर्ती कार्बोकैटायन नहीं बनना। अनुनाद के कारण बनने वाले कार्बोकैटायन के अंदर अनुनाद के कारण जो बनेगा कार्बोकैटायन उसका उच्च स्थायित्व होता है, इसीलिए ये बेंजालिक हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के प्रतिक्रियाशील उच्च होगा किसकी तुलना में, एल्किल हैलाइड की तुलना में। ठीक, तीसरे प्रश्न की कनेक्टिविटी क्या होगी, मैं अनुनाद को वापस से एक्सप्लेन करता हूं कि पॉजिटिव चार्ज एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज की विद्युलता ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच बॉन्ड बन गया, तीर के चिन्ह की पूंछ अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव की विद्युलता बढ़ गई और डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया, इधर तीर के चिन्ह का पूंछ है, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन इसकी विद्युलता बढ़ गई, इसकी तुलना में इस उदासीन कार्बन की तुलना में, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इधर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाएगा, ये तीर के चिन्ह का पूंछ है, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये इससे पाई1 के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रकार से इसकी अनुनादी संरचना मैंने ड्रॉ कर दी है बेंजालिक कार्बोकैटायन। एक प्रश्न कई बार ये और पूछ लिया जाता है, कौन से वाला, कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता किस किस की बतलाइए। पहला एक तो बेंजालिक हैलाइड, दूसरा एलिल हैलाइड और तीसरा एल्किल हैलाइड। तो सबसे अधिक बेंजालिक हैलाइड की होगी, उसके बाद एल्किल हैलाइड की होगी और सबसे कम होगी इसकी एलिल हैलाइड। वो मैंने बता दिया है क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर अनुनाद है एलिल हैलाइड के अंदर, जबकि इसके अंदर अनुनाद नहीं है। अनुनाद के कारण कार्बन लग्न बंध द्विबंध गुण आते हैं तो नाभिक स्नेही से इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नहीं हो पाता है, जो मध्यवर्ती स्पीशीज बनेगी कार्बोकैटायन वो नहीं बन पाती है एलिल हैलाइड के अंदर, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि कौन से वाला, कि एलिल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में से कौन रिएक्टिव होगा। ठीक, तो उसकी रिएक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं आपसे। एक तो लिया मैंने विनाइल हैलाइड, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, ये लिया मैंने एलाइलिक हैलाइड, और एक लिया मैंने एलिफेटिक एल्किल हैलाइड, और एक लिया मैंने विनाइल हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X। विनाइल हैलाइड एक प्रकार से क्लोरोबेंजीन भी क्या होता है, विनाइल हैलाइड होता है। इनकी रिएक्टिविटी की तुलना करना चाहे किसके प्रति, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति, तो कैसे करेंगे, इधर देखो इधर कि इसमें सबसे अधिक रिएक्टिव बेंजालिक हैलाइड होगा, उसके बाद सबसे अधिक एलाइलिक हैलाइड होगा, उसके बाद एल्किल हैलाइड होगा और सबसे कम विनाइल हैलाइड होगा, ये विनाइल हैलाइड। इसके भी रीजन क्या है, नंबर 1 पहले इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, उसके बाद फिर इन दोनों की तुलना कर लेंगे। देखो इसमें जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से बने थे उसका संकरण sp2 है, इसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से बने थे उसका संकरण sp3 है।
तो विद्युलता किसकी ज्यादा है? sp2 संगत कार्बन की, पहला रीजन। ठीक। दूसरा कि हैलोजन और उसके हैलोजन के पास जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो द्विबंध के साथ संयुग्मन में, लोन पेयर, एकल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इसका द्विबंध के साथ संयुग्मन है तो यहां पर इसमें अनुनाद मिलेगा। अनुनाद मिलता है तो क्या होगा? कार्बन और हैलोजन के बीच में इधर ये द्विबंध गुण आ जाते हैं। कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या आ जाएंगे? द्विबंध गुण। द्विबंध गुण आ गया ना कार्बन हैलोजन के बीच में। तो नाभिक स्नेही से ये नहीं निकल पाता है। कौन? ये एक्स माइनस के रूप में नाभिक स्नेही अटैक करेगा। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में द्विबंध गुण है तो ये अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल से नहीं निकल पाएगा एक्स माइनस। जबकि यहाँ पर अनुनाद नहीं मिलता है। अनुनाद नहीं मिलता है तो यहाँ पर नाभिक स्नेही जैसे अटैक करेगा तो ये आसानी से एक्स माइनस के रूप में निकल जाएगा। क्यों? वे तो अनुनाद है और जो हैलोजन जिस कार्बन से बनता है उसकी विद्युलता भी क्या है? कम। यहाँ पर अनुनाद भी है और हैलोजन जिस कार्बन से बदलता है उस कार्बन की विद्युलता भी क्या है? ज्यादा है। तो अनुनाद की वजह से द्विबंध गुण आ जाएंगे और विद्युलता की वजह से ये बंध मजबूती से ये इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखेगा, हैलोजन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा। तो इन सम्मिलित कारणों की वजह से, अनुनाद की वजह से और इसके कारण की विद्युलता उच्च होने के कारण इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखेगा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें अनुनाद के कारण द्विबंध गुण आएगा। तो इस वजह से नाभिक स्नेही अटैक करेगा तो नाभिक स्नेही से हैलोजन का निष्कासन नहीं हो पाएगा। जबकि इसमें एल्किल हैलाइड में सुगमता पूर्वक हो जाता है। इसी वजह से एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी उच्च होगी किसकी तुलना में? विनाइल हैलाइड की तुलना में। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सप्लाई करे तो वापस से ये अनुनाद संरचना बन जाएगी। ठीक। दूसरा, इन दोनों की तुलना करें एलाइलिक हैलाइड और एल्किल हैलाइड की। तो देखो पहला इसमें sp3 संगत कार्बन है, इसमें भी sp3 संगत कार्बन है, कैंसिल आउट। अनुनाद इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। लेकिन मैं बात करूं इससे x माइनस निकलेगा तो यहां पर x माइनस निकलने पर बनेगा एलाइलिक कार्ब कैटायन। एलाइलिक कार्ब कैटायन बनता है। जबकि इससे x माइनस निकलेगा तो यहां से क्या बनेगा बेटाओ? ये एलिफेटिक कार्ब कैटायन। ये एलिफेटिक कार्ब कैटायन यहां पर बनेगा एलाइलिक कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन देखो एलाइलिक कार्ब कैटायन के अंदर तो अनुनाद मिलेगा जबकि एलिफेटिक कार्ब कैटायन के अंदर अनुनाद नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद एकल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अनुनाद की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर इस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाने के कारण, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाने के कारण नाभिक स्नेही है वो सुगमता पूर्वक इस पर अटैक कर जाता है, इस पर नहीं कर पाएगा। अनुनाद की वजह से इस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, इस मध्यवर्ती का स्थायित्व उच्च होगा इसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो मैं कह सकता हूं कि एल्किल एलाइलिक हैलाइड से X प्लस निकलने के पश्चात एलाइलिक कार्ब कैटायन बनता है। जबकि एल्किल हैलाइड से एलाइलिक हैलाइड से X माइनस निकलने के पश्चात एलाइलिक कार्ब कैटायन बनता है। जबकि एल्किल हैलाइड से X माइनस निकलने के पश्चात एलिफेटिक कार्ब कैटायन बनता है। एलिफेटिक कार्ब कैटायन में अनुनाद नहीं पाया जाता है जबकि एलाइलिक कार्ब कैटायन में अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद की वजह से इस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी उच्च होगी और इसी के कारण से एलाइलिक हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति उच्च क्रियाशील होता है। ठीक। इस पाइबंद इलेक्ट्रॉन्स यहां सप्लाई हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर आ जाएगा तो इसकी ये दो अनुनादी संरचनाएं बन जाती है। ठीक। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के आपको जितने भी रिएक्टिविटी के केसेज हैं मैंने करवा दिए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि एलाइलिक हैलाइड में से, एल्किल हैलाइड में से, विनाइल में से कौन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति उच्च क्रियाशील होगा? सबसे अधिक एलाइलिक होता है, उसके बाद एल्किल हैलाइड होता है, सबसे कम विनाइलिक होता है। रीजन क्या है आपको एक्सप्लेन कर दिए। कई बार पूछा गया है, सब्जेक्टिव के अंदर भी आया है, RBSC के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है ना, विथ रीजन। देन इसकी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी की एल्किल हैलाइडों की भौतिक गुणधर्म क्या है। तो मैं आपके लिए एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं।
देखो ये एरियल हैलाइड होते हैं, ये रंगहीन कलरलेस तेलीय द्रव और ठोस पदार्थ होते हैं। एरियल हैलाइड कैसे तो है, रंगहीन तेलीय द्रव और ठोस पदार्थ होते हैं। ये जल में अवेलेबल है क्योंकि कार्बनिक, ये कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं, अध्रुवीय से कैसे होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, अध्रुवीय विलायक में विलय होंगे, तो ये जल में अवेलेबल है, जो कि कार्बनिक विलायक जैसे कि बेंजीन है, इधर टोलुइन है इत्यादि के अंदर क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। इनका घनत्व जल से अधिक होता है तथा ये अभिलाक्षणिक गंध युक्त होते हैं। और इनके गलनांक की बात करूं तो इसमें आपसे गलनांक पूछे तो इनके गलनांक में का क्रम क्या होगा कि आपको 2-3 दे दे, गलनांक की पूछे, एक एल्किल क्लोराइड, एक एल्किल ब्रोमाइड, एक ये बेंजिल आयोडाइड दे दिया, बेंजिल ब्रोमाइड दे दिया, बेंजिल ब्रोमाइड नहीं, आयोडोबेंजीन दे दिया, ब्रोमोबेंजीन दे दिया, क्लोरोबेंजीन दे दिया और फ्लोरोबेंजीन दे दिया। और आपसे ये पूछे कि इनके जो वो गलनांक है उसका क्रम क्या होगा, तो सबसे अधिक गलनांक किसका होगा। देखो इसके अंदर आयोडीन का आकार बड़ा होता है और इसमें सबसे छोटा आकार किसका है, फ्लोरीन का। तो जिसका आकार बड़ा होगा, इसमें आकार बड़ा है उसके बावजूद मास है, आयोडीन का जो द्रव्यमान है वो उच्च है, किसकी तुलना में, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन की तुलना में, और आकार भी बड़ा है। तो आयोडीन के अंदर वंडरवाल इंटरेक्शंस हैं, वंडरवाल अंत्यक्रिया उच्च होंगी। वंडरवाल अंत्यक्रिया आयोडोबेंजीन के अंदर अधिक होती है। मैं कह दूं कि जो वंडरवाल इंटरेक्शंस हैं, वंडरवाल इंटरेक्शन का मतलब अंत्यक्रिया, वो समानुपाती होती है मॉलिक्यूलर वेट के, अणुभार के, और समानुपाती होती है साइज की। तो साइज जितना बड़ा होगा वंडरवाल अंत्यक्रिया उतनी अधिक होंगी, और अणुभार जितना अधिक होता है वंडरवाल अंत्यक्रिया जितनी अधिक होंगी। वंडरवाल अंत्यक्रिया अधिक होंगी, आंतरिक सेवरण अधिक होगा, और आंतरिक सेवरण अधिक होता है तो उसको मतलब उसका गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होता है। तो इसके क्वथनांक की बात करूं तो सबसे अधिक आयोडोबेंजीन का, उसके बाद ब्रोमोबेंजीन का, और उसके बाद क्लोरोबेंजीन का, सबसे कम फ्लोरोबेंजीन का होता है गलनांक क्वथनांक। किसकी वजह से, वंडरवाल अंत्यक्रिया की वजह से। तो इस प्रकार से ये एरियल हैलाइड की जो मैं बात करता हूं, ये एरियल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसके भौतिक गुणधर्म समाप्त होते हैं। और देन इसके क्या होंगे, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो शेष रह जाती हैं, उनको आपको नेक्स्ट अगले 14 वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। ठीक, सभी के लिए थैंक यू। और आपको ये चैनल अगर अच्छा लगे BK केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज, तो आपको इसको सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें।